नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं और गद्य विधाओं में भी कहानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कहानी का स्वरूप क्या था, कहानी के मूल तत्व क्या है, कहानी का उद्भव किस रूप में हुआ, हमने इस पर चर्चा की। फिर हमने कहानी के विकास की बात की और कहानी के विकास को 3 चरणों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया। कहानी के क्षेत्र में कथाकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखते हुए उसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। प्रेमचंद से पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानी। प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी रची गई उसका क्या स्वरूप था, कौन कौन कहानीकार हुए, इसकी चर्चा हमने की। फिर प्रेमचंद और प्रेमचंद युगीन अन्य कहानीकारों की बात की। आज हम बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद के बाद के कहानीकार। यद्यपि प्रेमचंद के बाद कहें तो अब तक सारे उसमें आ जाते हैं, परंतु प्रेमचंदोत्तर में स्वतंत्रता तक 1947 में देश स्वतंत्र होता है, 1950 तक का जो पीरियड है वो प्रेमचंदोत्तर माना जाता है। 1936 में प्रेमचंद जी का निधन होता है, तो 1936 से लेकर 1950 तक का जो एक कालावधि है वह प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकारों की कहानी वर्गीकरण किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात कहानी की दिशा में नए नए आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। नई कहानी, समकालीन कहानी, अकहानी, अचिंतन कहानी, अनेक आगे आंदोलन चलते हैं जहां कहानी को विविध दिशाओं में विविध विमर्शों के साथ जोड़ा जाता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हमारा पूरा केंद्र में रहेगा प्रेमचंद के पश्चात के और स्वतंत्रता तक के 1936 से लेकर 1950 तक के कहानीकारों की कहानियों की मूल संवेदना, उनका मूल विषय, कहानी का शिल्प किस रूप में रहा और कौन कौन से प्रसिद्ध कहानीकार रहे, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद और उनसे पूर्व जो कहानी लिखी जा रही थी, जिसमें तिलस्मी अय्यारी भी थी, जासूसी से संबंधित कहानियां भी थी, और फिर धीरे धीरे उस कल्पना से, उस रोमानियत से बाहर निकलती हुई कहानी एक यथार्थ के साथ जुड़ती है प्रेमचंद के युग में आकर के, जब प्रेमचंद सामाजिक समस्याओं को, विशेष रूप से ग्रामीण समाज की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और प्रेमचंद के समकालीन ही जयशंकर प्रसाद रहे, जिन्होंने प्रेम के उदात्त स्वरूप को लेकर के कहानियों की रचना की, इतिहास के साथ जोड़ते हुए। तो ऐतिहासिक कहानियों के रूप में प्रसाद और फिर वृंदावन लाल वर्मा आदि आगे आते हैं। पर प्रेमचंद के पश्चात कहानी की दिशा और परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। पुरानी परंपरा के साथ साथ नई परंपरा का प्रारंभ भी हमें इस युग में, इस कालावधि में दिखाई देता है। जीवन और जगत के विविध पक्षों को समेटने का प्रयास इस काल की कहानी में किया गया। जीवन से जुड़े हुए अनेक पक्ष हैं, अनेक पहलू हैं संसार से जुड़े हुए, उन सब को कहानियों में समेटने का प्रयास किया गया है। विविध दिशाओं में लेखन हुआ, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविश्लेषण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, तो विभिन्न दिशाओं में विविध प्रकार से लेखन का प्रारंभ इस काल में हुआ। और कवियों की, कहानीकारों की जो दृष्टि थी वे यथार्थ परक रही। उनकी मुख्य आधार भूमि यथार्थ का चित्रण करना रहा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो समाज में जैसा घटित हो रहा है, समाज की जैसी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसका यथार्थ चित्रण करना और समाज को एक दिशा बोध देना, ये साहित्यकार का मूल उद्देश्य रहता है।
तो उस समय का समाज किस परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति हमें इस काल की कहानियों में दिखाई देती है। इस काल में एक और प्रगतिवादी चेतना मिलती है, जैसे हम काव्य के संदर्भ में देखते हैं। कविता में भी छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता की ओर मुड़ते हैं। तो वही प्रगतिवाद जो मार्क्सवादी चेतना को लेकर के आगे आया, प्रयोगवाद जो फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित होकर के आया कविता के क्षेत्र में, वही कवि कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, गद्य विधाओं के क्षेत्र में उस प्रगतिवादी चेतना को, उस मनोविश्लेषणवादी चेतना को लेकर के आगे आते हैं। तो इस दृष्टि से इस काल की जो कहानियां हैं वे हमें विभिन्न रूपों में विभक्त होती हुई दिखाई देती है, विभिन्न दृष्टिकोणों में बटी हुई दिखाई देती है, जिन्हें हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं: प्रगतिवादी कहानीकार, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण परक कहानीकार और सामाजिक यथार्थवादी कहानीकार। प्रगतिवादी कहानीकार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से यशपाल आते हैं, जिनकी परंपरा का अनुगमन रांगे राघव, अमृत राय, मनमथ रातगुप्त, नागार्जुन आदि करते हैं। इसी तरह से दूसरी जो एक परंपरा रही, जिन्होंने मनोविज्ञान को आधार बनाकर, मानसिक स्थितियों को आधार बना करके मनोविश्लेषण परक कहानियों की रचना की, उनमें जैनेन्द्र, अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी मुख्य रूप से गिने जाते हैं। ऐसे ही सामाजिक यथार्थवादी कहानीकारों की बात करें, जिनमें समाज का यथार्थ, यद्यपि मुंशी प्रेमचंद जी ने भी समाज के यथार्थ की बात की, वे भी यथार्थवादी कहानीकार रहे। प्रारंभ में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद मिलता है, परंतु प्रेमचंद ने कहानियों का मूल विषय ग्रामीण समाज को बनाया, किसानों की समस्याओं को बनाया, ग्रामीण परिवेश उनका मुख्य केंद्र रहा। परंतु भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर आदि जो कहानीकार हुए, उन्होंने समाज में विशेष रूप से शहरी समाज को, महानगरों के समाज की समस्याओं को, उनके यथार्थ को सम्मुख रखा। किसानों की समस्याओं को नहीं, मजदूरों की समस्याओं को, श्रमिकों की समस्याओं को, नगर में रहने वाले बेरोजगारों की समस्याओं को, गरीबी की समस्या को, तो विभिन्न समस्याओं को इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों का मुख्य आधार बनाया। तो इस तरह से ये कहानीकार सामाजिक यथार्थवादी कहानीकार कहलाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रगतिवादी कहानीकारों की, और प्रगतिवादी कहानीकारों में मुख्य रहे यशपाल। 1903 में इनका जन्म हुआ, 1976 में इनकी मृत्यु हुई, 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बाल्यकाल से ही प्रखर बुद्धि के थे, और पूरा उस समय का वातावरण कैसा था, परिवेश कैसा था, स्वतंत्रता आंदोलन का। एक और क्रांतिकारी वर्ग था जो क्रांति के लिए उत्साहित था, देश को आजाद कराने के लिए अग्रसर था, और दूसरी ओर नरम दल भी था। तो यशपाल जी को उनकी माता ने आर्य समाज से प्रभावित होकर के प्रारंभ में ही गुरुकुल कांगड़ी में प्रवेश दिलवाया, और वहीं इन्होंने अपनी विद्या अध्ययन प्राप्त किया। और बाल्यकाल से ही इनके मन में विदेशी सत्ता के प्रति, विदेशी शासन के क्रूर व्यवहार के प्रति एक आक्रोश का भाव था, और उनके प्रति एक तीखा व्यंग्य प्रस्तुत होता है। राजनीतिक, साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में ये क्रांतिकारी रहे। भगत सिंह के साथ रहे। भगत सिंह और उनके जो अनुयायी जिस प्रकार से एक क्रांतिकारी दल बनाते हैं और उनके साथ अंग्रेजों के विरुद्ध
पूरी तरह से डटकर मुकाबला करते हैं, तो यशपाल भी उनसे प्रभावित होकर के उनके साथ एक क्रांतिकारी रवैया रखते हुए, एक क्रांति की मशाल लिए हुए आगे आते हैं। अनेक बार जेल यात्राएं की, जेल में गए और अपनी कहानियों के द्वारा इन्होंने समाज को प्रबोधित किया। एक और वे शासक वर्ग के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं, उनके लिए तीखा व्यंग्य करते हैं, उनकी कूटनीतियों का पर्दाफाश करते हैं, और दूसरी ओर जो शोषक वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके प्रति सहानुभूति का भाव प्रकट करते हैं। कहानी जगत के प्रमुख प्रहरी के रूप में यशपाल हमारे सामने आते हैं। इन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक विभिन्न विषयों पर कहानी लेखन किया। परंपराओं एवं प्राचीन रूढ़ियों के प्रति इनका एक विद्रोह का स्वर रहा है। वे प्राचीन रूढ़ियां, वे परंपराएं, वे अंधविश्वास, वे पाखंड जो समाज की प्रगति में बाधक थे, जिनके कारण देश को पिछड़ा हुआ माना जाता था, उनके प्रति विद्रोह का स्वर ये अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित रहे, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स से, रूसो से, वॉल्टेयर से प्रभावित रहे, और जो शोषण और वर्ग संघर्ष था उसके प्रति आक्रोश का स्वर इनकी कहानियों में विशेष रूप से मुखरित हुआ है। एक और पूंजीपति वर्ग है, जमींदार है, शासक वर्ग है, जो धन के अभिमान में मानव को मानव ही नहीं समझता, और दूसरी ओर दीनहीन वर्ग है, शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, जो रात दिन श्रम करता है, जिसके कारण पूंजीपति ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु उनको 2 समय का पर्याप्त खाना भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे शोषक वर्ग के प्रति, समाज के ऐसे वैषम्य के प्रति आक्रोश का स्वर यशपाल अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उनकी अगर हम कहानी संग्रह देखें तो उनकी मुख्य रूप से जो कहानी संग्रह रहे, जो बड़े प्रसिद्ध हुए, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, उत्तमी की मां, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, ये इनकी कहानी संग्रह रही। और इनकी जो चर्चित लोकप्रिय कहानियां रही, जो समाज में सबसे अधिक सराही गई, वे थी करवा का व्रत, सोमा का साहस, दुख का अधिकार, सन्यासी, पर्दा, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल, उत्तमी की मां बहुत प्रसिद्ध कहानी इनकी रही, गुड बाय कहानी, अभिशप्त कहानी। अगर हम बात करें इन कहानियों में से, तो करवा का व्रत की बात करें तो करवा का व्रत पुरानी परंपराओं पर, अंधविश्वासों पर चोट करती हुई प्रतीत होती है। स्त्री विमर्श की कहानी भी है। किस तरह से एक स्त्री जो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करती है, परंतु उसका पति अपने मित्रों के बहकावे में आकर के और अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझता है, उसके अस्तित्व तक को नकार देता है, और वे चाहता है कि पत्नी उसकी सेवा करे, पर वह पत्नी के लिए कुछ भी ना करे। तो एक जो पुरुष की मानसिकता है, वे कहानी में संकेतित होती है। और वह स्त्री करवा का व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत है, वो व्रत रखती है, और वहीं वे चिंतन करती है कि मैं किसके लिए व्रत रख रही हूँ, किस पुरुष के लिए मैं व्रत करूं। वह पुरुष जो मुझे अपने पैर की जूती समझता है,
वह पुरुष जो दिन रात मुझे गालियां देता है, मुझे पीटता है, और क्या मैं अगले जन्म में भी ऐसे ही व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहूंगी? तो एक उसके भीतर का जो द्रोह है, एक उसके भीतर जो एक अपने अस्तित्व को लेकर के एक विद्रोह की चेतना है, वे करवा का व्रत में यशपाल उभार करके रख देते हैं। ऐसे ही पर्दा कहानी हम देखते हैं इनकी, मध्यम वर्गीय समाज की कहानी है। वह मध्यम वर्गीय समाज जिसके लिए इज्जत, अपना सम्मान सब कुछ है, और भले ही घर के अंदर वो भूखा रह रहा है, भले ही उस समय उसके पास 2 वक्त के खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए पूरे वस्त्र तक नहीं है, पर समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, समाज में अपनी एक पहचान बनाए रखने के लिए वो पर्दा एक रखता है। तो पर्दा कहानी एक मध्यम वर्गीय समाज की यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। एक और वहाँ ये भी बताते हैं कि वे जो चौधरी है उसकी 3 बेटियां हो जाती हैं और फिर 2 बेटे होते हैं, तो बेटियां पैदा होती हैं बेटे की चाह में। तो जो एक समाज में बेटा होना चाहिए, इसकी ओर भी संकेत करता है, इस प्रथा की ओर भी संकेत करता है। और किस तरह से घर में जगह नहीं है, ड्योढ़ी में आकर के एक पर्दा लगाने तक के लिए पैसे नहीं है, और पुरानी दरी को टांग दिया जाता है, पुराने टाट को टांग दिया जाता है कि वो घर की इज्जत है। तो एक मध्यम वर्गीय समाज की जो त्रासदी है उसको इस कहानी में प्रस्तुत करते। इसी तरह से सोमा का साहस, पिंजरे की उड़ान आदि कहानियां तो बड़ी मर्मस्पर्शी कहानियां हैं, पढ़ने वाले पाठक की संवेदना को झकझोर देने वाली कहानियां हैं। और यशपाल मध्यम वर्गीय जीवन के कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मध्य वर्ग की असंगतियां, उनकी कमजोरियां, उनके विरोधाभास, रूढ़ियों पर प्रबल आघात करते हैं। जैसे अभी हमने करवा के व्रत की बात की, जो प्राचीन परंपरागत रूढ़ियां हैं उनके पर आघात करते हैं। समाजवादी, साम्यवादी दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। धर्म पर, भाग्य पर, ईश्वर की आस्था पर, ईश्वर के विश्वास पर ये अपनी कहानियों के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हम हर बात को अब जब नहीं कर पाते हैं तो उसको भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं। हम धर्म की आड़ ले लेते हैं, ईश्वर की एक आड़ ले लेते हैं, तो वे है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। इनकी जो पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह है उसकी कहानियां बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं, मार्मिक कहानियां हैं। और उसकी पहली कहानी पढ़ करके ही हरिवंश राय बच्चन ने जो प्रतिक्रिया दी वे हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पिंजरे की पहली कहानी को पढ़ने के बाद मुझे इससे मार्मिक कहानी पढ़ने की ना इच्छा है और ना ही आशा। कि इतनी अधिक मार्मिक कहानी है, इतनी अधिक संवेदना को जागृत कर देने वाली कहानी है कि इससे अधिक और हो ही नहीं सकती, और इससे अधिक पढ़ने की मुझे कोई इच्छा भी नहीं है। और यशपाल जी के कहानी के शिल्प को लेकर, कहानी के विषय को लेकर के हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? वे कहते हैं यशपाल हिंदी के उन गल्प लेखकों में है जिनकी पारदर्शी दृष्टि समाज के नाना स्तरों, जीवन की विविध स्थितियों और मानव मन की गुप्त मनोवृत्तियों का उद्घाटन करने की अद्भुत क्षमता रखती है। कि समाज में जो विभिन्न स्तर है, जीवन की जो विविध स्थितियां हैं, मानव के मनुष्य मन की जो गुप्त मनोवृत्तियां हैं, उन सब का एक मार्मिक चित्रण, उन सबको उभारने का, उन सबको समाज के सम्मुख लाने का कार्य यशपाल करते हैं। उनके पास एक पारदर्शी दृष्टि है जो समाज के मनोविज्ञान को समझती है और उसको उद्घाटित करने की क्षमता भी रखती है।
समाज के वैषम्य पर प्रहार करते समय प्रखर व्यंग्य उनकी अभिव्यक्ति का मेरुदंड बनता है। समाज की वैषम्य को देख करके उनका मन पीड़ित होता है और वे उस पर व्यंग्य भी कैसा प्रखर व्यंग्य करने में जरा भी चूकते नहीं है। धर्म और नीति के रूढ़िग्रस्त जर्जर खंडहरों को धराशायी बनाकर साम्यवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर नव निर्माण का आग्रह उनकी कला का अंग बन गया है। समाज में वे वर्ग वैषम्य को दूर करना चाहते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो वैषम्य है उसको कैसे दूर किया जाए और समाज कैसे नव निर्माण की ओर अग्रसर हो, तो ये उनका मूल उद्देश्य रहा। सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के चित्रण में यशपाल ने प्रायः मध्यम वर्ग को और निम्न वर्ग के पात्रों की अवतारणा करके उनके प्रति करुणा का भाव जागृत करते हैं, उनके प्रति संवेदना जागृत करते हैं और जो इनका शोषण करने वाला वर्ग है उसके प्रति आक्रोश का भाव या उद्बोधन का भाव व्यक्त करते हैं। वे अपने प्रभाव में कहीं भी निष्फल नहीं है। चाहे संवेदना जागृत करने की बात हो या शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश प्रकट करने का भाव, कहीं पर भी वे अपने इस अभिव्यक्ति में निष्फल नहीं है और यही यशपाल जी की सफलता का मूल रहस्य है, यही उनकी सफलता का मूल कारण है। तो इस तरह से विषय की दृष्टि से, उसके शिल्प की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से यशपाल की कहानियां समाज में मध्य वर्ग की, निम्न वर्ग की समस्याओं को न केवल चित्रित करती है अपितु पाठक वर्ग में एक संवेदना भी जागृत करती है और उन्हें चिंतन के लिए विवश भी करती है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने बात की यशपाल जी की और इनका अनुगमन ही आगे चल कर के रांगे राघव, मनमाथ नाथ गुप्त और नागार्जुन आदि कहानीकार करते हैं। जो मार्क्सवादी विचारधारा कविता के क्षेत्र में हमें कविता के क्षेत्र में दिखाई दे रही थी, वही विचारधारा, वही साम्यवादी विचारधारा, वही समाजवादी विचारधारा गद्य के क्षेत्र में भी इन कहानीकारों ने प्रस्तुत की है। ऐसे ही इस प्रेमचंद उत्तर कहानीकारों की बात में हम दूसरे कहानीकार लेते हैं जैनेन्द्र जी। यद्यपि जैनेन्द्र प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं, प्रेमचंद युग में ही उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था, परंतु वे प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार न होकर के प्रसाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। प्रसाद जिस विषय को लेकर के, रोमानियत को लेकर, ऐतिहासिक विषयों को लेकर के, पौराणिक विषयों को लेकर के और समाज को एक दिशा देते हैं, उसी तरह से जैनेन्द्र भी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। गांधी जी के विचार उनको प्रभावित करते हैं और वे कहानियों में अपने उन जीवन दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। 1905 में जन्म हुआ और 1989 में उनकी मृत्यु होती है। अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक कस्बे में उनका जन्म हुआ और ये समय ही ऐसा था जब पूरे भारत में गांधी जी का प्रभाव था। शिक्षित अशिक्षित, चाहे कोई राजनेता है, समाज सुधारक है, सामान्य प्रजा है, सब गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो जैनेन्द्र जी पर भी गांधी जी के जीवन दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जो उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में दिखाई देता है। और इनकी साहित्यिक अवदान को देखते हुए 1970 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1984 में भारत भारती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। तो एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जैनेन्द्र अपनी अलग पहचान बनाते हैं।
श्रेष्ठ उपन्यासों की भी रचना करते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी आदि इनके उपन्यास रहे, जो एक अलग दिशा की ओर लेकर के जाते हैं। और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी कहानीकार रहे हैं। ये स्थूल समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में हमें स्थूल समस्याएं मिलती हैं। होरी की समस्या हम देखते हैं, हम बुदिया की देखते हैं, भीखन की देखते हैं, तो स्थूल समस्याएं हैं, पर ये पात्रों के सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण करते हैं। हिंदी कहानी को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। इनकी कहानियों में संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई दिखाई देती है। ये व्यक्तिवादी कहानीकार रहे हैं। समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व देते हैं। समष्टि की बात नहीं करते, व्यष्टि की बात करते हैं। व्यक्ति का समाज में अपनी एक पहचान है, अपनी एक अस्मिता है, तो व्यक्तिवादी स्वर लेकर के ये कहानियां हमारे सम्मुख लेकर के आते हैं। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे। और जो लोक प्रसिद्ध कहानियां रही, पाजेब, एक रात, स्पर्धा, वातायन, पत्नी, एक रात, मास्टर जी, अपना अपना भागी, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां रही। हम इनमें से कुछ एक कहानियों की बात करें, जैसे पाजेब कहानी है। इसमें किशोरावस्था के एक बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। छोटा सा 12-13 वर्ष का बच्चा है, और उसके ऊपर उसके माता पिता भी संदेह करते हैं कि उसने पाजेब की चोरी कर ली है। बहन के लिए नई पाजेब आती है और वो एक पाजेब चोरी हो उसमें से गुम हो जाती है। और सबसे पहले जैसे हमारे समाज में भी ये रहता है कि सबसे पहले अपने नौकरों पर संदेह किया जाता है, तो सबसे पहले नौकर पर संदेह करते हैं। जब वे कहता है कि नहीं उसने नहीं चुराया, तो फिर वो अपने बेटे पर संदेह करते हैं, क्योंकि बेटे को पतंग चाहिए थी और वो उसको पतंग पिता ला करके नहीं देते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसने पाजेब चुरा लिया क्योंकि उसको पतंग लेनी थी। तो वो बच्चा मना करता है, परंतु वे बार बार उसके ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं कि उसने ही चुरा, और बच्चा फिर वो जिद में आकर के झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने पाजेब चुराई है। और एक झूठ को छिपाने के लिए कितने सच को झूठ में बदलता है, ये पूरा एक बाल मनोविज्ञान पाजेब में चित्रित किया गया। इसी तरह से अपना अपना भाग्य कहानी की हम बात करें तो यहाँ एक जो गरीब वर्ग है उसके प्रति मानवीय संवेदनाएं कैसे खत्म होती चली जा रही हैं, संवेदनहीनता की स्थिति कैसी बनती चली जा रही है। नैनीताल का दृश्य है जहाँ एक पहाड़ी बच्चा सर्दी के समय में और पूरी रात खुले मैदान में सोता है, किसी की संवेदना उसके प्रति जागृत नहीं होती और वे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो अमीर वर्ग है वो अपना अपना भाग्य कह करके स्वयं को उससे अलग कर देता है। तो ये घटनाओं की अपेक्षा चरित्र को महत्व देते हैं, बाह्य जीवन के यथार्थ को महत्व ना देकर मनस्थिति को महत्व देते हैं, मानसिक द्वंद्व का चित्रण करते हैं, व्यक्ति की व्यथा, आत्मपीड़न, ये इनकी कहानियों का केंद्र है और जीवन की विविध समस्याओं का चित्रण करते चलते हैं। इस तरह से मित्रों, अभी हमने प्रेमचंद उत्तर दो कहानीकारों की चर्चा की, एक जैनेन्द्र की और एक यशपाल की। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार आगे के और जो कहानीकार हैं उन पर बात करेंगे। धन्यवाद।